कुछ बोलिए मत। हेलो मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे एंड पे जो जो चीज़ें पॉसिबल है मैं डेफिनेटली उनको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, या जो जो कमी आ रही है मैं उनको डेफिनेटली उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आपके भी एंड पे जितनी भी प्रॉब्लम आती है आप डेफिनेटली उनको बताओ, और डेफिनेटली मैं उनको रिजॉल्व जरूर करने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग पढ़ने के क्रम में कल पढ़ रहे थे अनुच्छेद 21 के क्रम में हम लोगों ने देखा था उसके सारे प्रावधानों को बिल्कुल विस्तार पूर्वक देखे थे हम लोग। और उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे, जैसे कि उसमें का जो एक इशू था, हम लोग राइट टू प्राइवेसी देखे थे। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में, और एक इच्छा मृत्यु मतलब कि राइट टू यूथनेसिया। राइट टू ठीक, दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु का अधिकार। जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट टू एजुकेशन से, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार, अब इसमें लिखो आपकी अनुच्छेद 21A। इसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। हाँ जी, मतलब 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। लिखो आप लिखिए इसमें आप, सॉरी गाइस थोड़ी सी, 86वें संविधान संशोधन 2002 में मतलब इसको जोड़ा गया। किसको? अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A को जोड़ा गया। इसमें शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया।
इसमें किसको शामिल किया गया? शिक्षा के अधिकार को। हाँ जी, और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के उम्र आयु के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, जैसा राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे। ठीक, जैसे कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के दौरान शिक्षा के अधिकार को छोड़ा गया और इसमें ये शामिल किया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा वैसी प्रदान की जाएगी जैसा राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे। मतलब राज्य जैसी विधि बनाए उसके अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य मतलब निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ये तो पहले से ही मतलब विद्यमान था हमारे डीपीएसपी, जब हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे आर्टिकल 45 में कि मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। लेकिन इसको हमारी गवर्नमेंट ने समझा कि नहीं, इसको अभी मतलब ये जो निर्देशक तत्व होते हैं वो अपरिवर्तनीय होते हैं, मतलब वो अवाद्य योग्य होते हैं, मतलब उनको लागू करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। लेकिन जस्ट नाउ राइट टू एजुकेशन इट्स ए फंडामेंटल राइट, देन यू कैन गो फॉर सुप्रीम कोर्ट। आप इसके लिए अब इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, जिन प्रावधानों का उल्लेख है इसमें कि आप शिक्षा का अधिकार अगर एक मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार का हनन होने पे आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A को जोड़ा गया और इसमें यही प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, और जैसा राज्य विधि द्वारा स्थापित निर्धारित करे। और इसके लिए देखते हैं कि राज्य या सरकार क्या करती है। इसके लिए लिखिए आप कि इस संबंध में संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 अधिनियमित किया। अधिनियम के अनुसार चौदह वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक, मतलब कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा निर्धारित किया गया कि देखिए कि क्या निर्धारित किया गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को
निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन राज्य जो विधि द्वारा निर्धारित करे या राज्य जो विधि द्वारा बनाए, तो यहीं पे क्या करता है राज्य, इस संबंध में संसद क्या एक महत्वपूर्ण कदम, इस संबंध में संसद ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और इसमें बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 RTI 2009 अधिनियमित किया। और इस अधिनियम के अनुसार, मतलब इस कानून के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। हाँ जी हाँ। और आप कल देखे ही थे कि मेनका गांधी केस में जीवन की व्यापक व्याख्या की गई थी, जिसमें बोला गया था कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि जीवन का अर्थ मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना। तो मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए शिक्षा भी एक उसमें महत्वपूर्ण पहलू साबित हो सकती है, महत्वपूर्ण पहलू है। एक किसी भी व्यक्ति के या किसी भी मनुष्य के सार्वभौमिक विकास के लिए उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए एक स्वस्थ परिवेश है, स्वस्थ समाज के लिए है, एक स्वस्थ परिवार के लिए भी या एक स्वस्थ नागरिक या व्यक्ति के लिए शिक्षा अनिवार्य है। डॉक्टर BR का एक कथन है कि शिक्षा वो शेरनी है जो इसको जितना पिएगा, मतलब उस शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दाड़ेगा। तो इसको इस सेंस में भी लेना है, और इस सेंस में कि शिक्षा हमारे सार्वभौमिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। हमें शिक्षा के माध्यम से जागरूकता मिलती है, हम अपने शिक्षा के माध्यम से ही अपने अधिकारों के प्रति सचेत होते हैं, शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। अगर हमें शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये हमारे मतलब हमारे संसद या हमारे सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हाँ जी, ठीक, समझ में आ गया बात तो आपको ना? हाँ। और जो शिक्षा का विषय है ना, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होता है। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट होती है, जैसे गवर्नमेंट के 3 आर्गन होते हैं ना, क्या? लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। इनका आपसे मेल होता है, ठीक है। और इसमें जैसे कि, और इसका काम क्या होता है? टू मेक द लॉ, टू फॉर्मुलेट द लॉ। और इसका काम क्या होता है? चेक एंड बैलेंस। ऐसे ना, हाँ यार सॉरी, बैकग्राउंड थोड़ी बहुत आवाज आती है, 2-4 दिन और आएगी। तो इसका काम होता है लेजिस्लेचर, मतलब विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, और एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, इसका काम क्या होता है? उन कानूनों को लागू करना। और इसका काम क्या होता है? चेक एंड बैलेंस, उनकी जांच करना कि सही है कि नहीं है। तो हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक होती है केंद्र सूची
एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। इसको हम लोग आगे देखेंगे अच्छे से, ठीक है। इस पे केंद्र सूची में केवल केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची में केवल राज्य कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में ये दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, हाँ, इसके पक्ष में। लेकिन इसका जो झुकाव होगा, इसकी जो लीनिंग होगी, वो झुकाव क्या होगा, केंद्र की तरफ होगा। झुकाव इसका केंद्र की ओर होगा। हाँ जी, जैसे में अगर शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, हाँ, तो इसमें जो भागीदारी, जैसे कि शिक्षा के लिए जो व्यय होगा, तो उसमें जैसे शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, तो इसमें केंद्र सरकार का भी योगदान होगा और राज्य सरकार का भी योगदान होगा, केंद्र का भी और राज्य का भी। जैसे केंद्र में मोदी जी हैं और राज्य में ममता बनर्जी, हाँ, योगी जी, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए सब कि हाँ जी, तो इसमें नॉर्मल स्टेट के लिए कि 65% योगदान जो व्यय होगा वो केंद्र देगा और 35% राज्य देगा। लेकिन यही कहानी उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, जैसे कि ये जो है उत्तर पूर्वी राज्य, इन राज्यों का विकास पूर्ण नहीं हुआ है। यहाँ पे पहली बात तो इनको अलग अलग प्रॉब्लम आती है, जैसे यहाँ पे टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है। सबको पता होगा, इसे ज्योग्राफी सब लोग पढ़े हुए कि यहाँ और यहाँ के समय का अंतर लगभग 2 घंटा हो जाता है। तो यहाँ 4 बजे सुबह हुई, यहाँ 6 बजे, तो यहाँ 4 बजे शाम हो जाएगी और यहाँ 6 बजे शाम होगी। और भी यहाँ पे बहुत सारी वजहों से ये जो उत्तर पूर्वी स्टेट है पिछड़े हुए हैं। तो इनके लिए जो केंद्र का योगदान होता है शिक्षा में, इनके लिए जो केंद्र का योगदान होता है वो 90% होता है, और राज्य को अपना योगदान 10% देना होता है। राज्य 10% का सहयोग देगा और केंद्र 90% का सहयोग देगा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए। हाँ, इनको कुछ विशेष, मतलब कि कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया इनको उसके लिए, क्योंकि ये विकसित ज्यादा नहीं है। इतना जितना पंजाब विकसित है, जितना हरियाणा विकसित है, दिल्ली विकसित है, हाँ जी, यूपी बिहार मतलब ठीक है, विकसित नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि इनकी तुलनात्मक रूप से इनसे बेहतर है। हाँ जी, तो यहाँ पे जो योगदान होता है केंद्र का वो 90% होता है, और राज्य का योगदान कितना होता है, 10%। हाँ, थैंक यू। तो खत्म होता है राइट टू एजुकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ, लिखेगी इसमें अनुच्छेद 21 और मृत्यु का अधिकार। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा
309 आत्महत्या का प्रयास करना। एक दंडनीय अपराध है। ठीक, इसके अनुसार आईपीसी की धारा 309 के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो दंडनीय अपराध होगा। मतलब आपको नहीं लगता कि क्या ये हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अगर कोई व्यक्ति है जैसे वो आत्महत्या का प्रयास करता है, अगर वो सफल हो गया तो उसको क्या दंड दोगे आप? तो खुद ही भगवान के पास चला गया। लेकिन अगर वो आत्महत्या करने में अगर विफल हो जाता है, अगर वो आत्महत्या करने में विफल होता है तो उसको क्या होगा? आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या मतलब क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा। हाँ जी, मतलब कि आत्महत्या का प्रयास करना एक दंडनीय अपराध है। तो क्या ये जीवन के अधिकार में, हमारा जीवन है अगर, तो हमें जीने और मरने का अधिकार नहीं है? मतलब जीवन के अधिकार में एक हो सकता है कि जीवन के अधिकार में हमें केवल जीना मतलब हमें केवल जीना है, और जीवन के अधिकार में एक ये भी हो सकता है कि हमें अपने अनुसार जीवन जीना और मरना दोनों शामिल है। हाँ जी, तो इसके लिए देखिए आगे, मतलब इसको आप समझ लीजिए, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थी तो आई थिंक मैं बता दिया आपको। ठीक है, इंडियन पिनल कोड 1860 वाली है। आप लिखिए इसमें कि रतीनम केस, (1994) ठीक, इसमें न्यायालय के अनुसार जीवन के अधिकार में जीवित रहने और मर जाने दोनों अधिकार शामिल है। अतः मरना भी मौलिक अधिकार है। ठीक, मतलब रतीनम केस 1994 में न्यायालय के अनुसार एक जजमेंट आता है, न्यायालय का निर्णय आता है कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत, मतलब हमारा जीवन है, हमें जीवित रहने या मर जाने, हमें दोनों अधिकार शामिल होना चाहिए। तो भी न्यायालय का भी यही निर्णय होता है कि जीवन के अधिकार में जीवित रहना और मर जाना दोनों अधिकार शामिल है। तब मरना एक क्या है? एक मौलिक अधिकार है। हाँ, मतलब इस प्रकार व्यक्ति को आत्महत्या करने से रोका नहीं जा सकता। और यहां पे आईपीसी की धारा 309 पे आच्छादन का सिद्धांत लागू हो जाता है। पढ़े थे आर्टिकल 13 में हम लोग, आर्टिकल 13 क्लास 2 में, कि जो भी मतलब संविधान लागू होने से पूर्व वे सभी कानून अप्रभावी हो जाएंगे जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो जब इसको न्यायालय मरने के अधिकार को जब मौलिक अधिकार घोषित करता है तो इस पे धारा 309, मतलब जो आईपीसी की धारा है 309, इस पे आच्छादन का सिद्धांत लागू हो जाता है और ये धारा अप्रभावी हो जाती है। लिखिए अब इसको कि भारतीय दंड संहिता
की धारा पर, धारा 309 पर आच्छादन का सिद्धांत लागू हो गया। अतः धारा 309 अप्रभावी हो गई। ठीक। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 309 के अनुसार आच्छादन का सिद्धांत लागू हुआ है। मतलब कि वे सारे कानून जो संविधान लागू होने से पहले की स्थिति में बने हैं, अगर वो मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो उन पे आच्छादन का सिद्धांत लागू होगा। मतलब कि उन सारे प्रावधानों को आच्छादित कर लेगा, उन सारे प्रावधानों को रोक देगा, और इस प्रकार धारा 309 क्या हुई? अप्रभावी हो गई। इसका कोई मोल नहीं रहा यहाँ पे रतीनम केस के बाद। इसके बाद फिर जजमेंट आता है लेकिन ज्ञान कौर कोर्स में। फिर आता है ज्ञान कौर केस 1996। इसमें न्यायालय अपने निर्णय को बदल देता है। ठीक। और इसमें जीवन के अधिकार में केवल जीवन जीने का अधिकार शामिल किया जाता है। तो और मरना मौलिक अधिकार नहीं है। इस निर्णय के बाद धारा 309 से आच्छादन का सिद्धांत से आच्छादन समाप्त हुआ एवं पुनः आईपीसी की धारा 309 प्रभावी हो गई। ठीक। मतलब जो रतीनम केस 1994 में है, जो रतीनम केस 1994 में न्यायालय का जो निर्णय आता है कि एक व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार के अंतर्गत उसको अपने स्वविवेक से मरने का भी अधिकार होगा, और मरना एक मौलिक अधिकार है। और कोई भी व्यक्ति अगर धारा 309 यही कहती है कि कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या का प्रयास करता है तो दंडनीय अपराध है। तो रतीनम केस में धारा 309 अप्रभावी हो जाती है कि हाँ, धारा 309 का अभी कोई यूज नहीं है। लेकिन वही सर्वोच्च मतलब वही न्यायालय ज्ञान कौर केस में अपने निर्णय को बदल देता है वही 2 साल बाद। और इसमें निर्णय को बदलने के बाद वो बोलता है कि जीवन के अधिकार में केवल जीने का अधिकार शामिल होगा। मतलब जीवन के अधिकार में केवल जीने का अधिकार शामिल होगा, न कि मरने का अधिकार शामिल होगा। और इस निर्णय के बाद, न्यायालय के इस निर्णय के बाद
मरना एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया। अतः मरना एक मौलिक अधिकार नहीं है तो आच्छादन समाप्त हुआ या आच्छादन हट गया यहां से, ठीक। और पुनः आईपीसी की धारा 309 प्रभावी हो गई या बहाल हो गई। हाँ जी, हाँ अब लिखिए इसको। एक ये केस और आता है इसके बाद ना, मेंटल हेल्थ केयर केस। इसके बाद एक संसद एक कानून लेके आती है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इसके द्वारा संसद कानून लेके आती है ना, संसद ने आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध की श्रेणी में श्रेणी से हटा दिया। तो धारा 309 फिर क्या होगी? अप्रभावी, ठीक। हाँ जी, और इसमें एक तर्क दिया गया कि स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, मतलब जिसका हेल्थ लेवल अच्छा है, मतलब जिसका जो मस्तिष्क मतलब जो मेंटली तौर पे बिल्कुल हेल्दी है, मतलब स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। और सही बात है, अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपका दिमाग सही काम कर रहा है, तो मनुष्य ही वो प्राणी है जो हर बाधाओं से, मतलब हर बाधाओं को पार कर जाता है। हाँ, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, अगर उसका मस्तिष्क स्वस्थ है तो उसकी लाइफ में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। और एक स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के लिए कोई भी बाधाएं नहीं होती हैं, और वो इस बाधा तक तो कभी नहीं जा सकता कि वो आत्महत्या के बारे में सोच ले। मतलब मित्रों, जीवन अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इस जीवन का एक लाइफ है, और ये लाइफ फिर ना मिलेगी दोबारा। हाँ, तो जीवन बहुत ही अमूल्य होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, मतलब इसमें यही तर्क दिया गया कि स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, जो व्यक्ति मेंटली तौर पे बिल्कुल हेल्दी होगा। हाँ जी, वो कभी आत्महत्या के बारे में सोच भी नहीं सकता है। इसमें तर्क यही दिया गया। हाँ, एक और वर्ड है, यूथेनेसिया ना। यूथेनेसिया जीवन के अधिकार, मतलब दया में तो बोल दो इसको, अब इच्छा में तो, अब इस टर्म को याद रखना।
मतलब यूथनेसिया दया मृत्यु एक का जो तात्पर्य है वो, मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो असाध्य रोग से पीड़ित है, मतलब जिस ऐसे रोग से पीड़ित है जिसका कि इलाज कर पाना संभव नहीं है, हर डॉक्टर मतलब दिल्ली एम्स हर जगह लोग जवाब दे चुके हैं, मतलब हर कोई बोल चुका है कि जी नहीं इसका कोई मतलब ये लाइलाज बीमारी है। हाँ, एक लाइलाज बीमारी नहीं है, उसका इलाज है। मतलब कि यहाँ पे यूथनेसिया मतलब कि कोई व्यक्ति हो जो कि बिल्कुल असाध्य रोग से पीड़ित हो, उसका उस रोग का कोई मरहम नहीं हो, उस रोग की कोई दवा नहीं हो, और वो व्यक्ति दर्द से तड़प रहा हो, मतलब कष्ट से, मतलब इतना कर रहा है व्यक्ति कि वो डॉक्टर से अपनी मृत्यु की मतलब दया, मतलब अपनी मृत्यु की दया मांगता है। हाँ, कि मुझे मृत्यु दे दो। तो वही मृत्यु प्राप्त करना क्या कहलाता है? दया मृत्यु या अच्छी मृत्यु कहलाता है ना। लिख लो अब इसको। यदि कोई व्यक्ति असाध्य, लिख लो इसको अब, लाइलाज, हाँ, और रोग से पीड़ित है और दर्द या कष्ट से बचाव के लिए डॉक्टर से मृत्यु की मांग करता हूं। तो उसे मृत्यु प्रदान करना दया मृत्यु कहलाता है। ठीक, एक कहानी है अपने इंडिया की। हाँ जी, एक केस आता है इसमें। एक नर्स होती है मतलब एक नर्स होती है जिसका कोई नहीं होता है लाइफ में। कुछ लोग होते हैं ना अनाथ होते, तो वो नर्स अनाथ थी, और ये जो नर्स थी अनाथ थी। नर्स मतलब जिस हॉस्पिटल में थी वो नर्स थी, और नर्स का कोई नहीं था, न तो उसके कोई माता पिता थे, ना उसका कोई परिवार था, ना मतलब कुछ नहीं था उसका, मतलब वो बिल्कुल अनाथ थी। और वहीं पे एक वार्ड मेंबर में काम करने वाला लड़का, ठीक, मतलब इसके साथ बलात्कार किया पहले तो, ठीक, हाँ, अरोड़ा सिंह नाम था इसका आप बोले तो अरोड़ा, मतलब इसको बोले इसके इस केस के नाम से रहता है कि अरोड़ा रामचंद्र शानबाग केस 2011। आप इसको कहानी सुनिए, देन आप डेफिनेटली आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। ये नर्स थी, और मतलब इसी हॉस्पिटल का एक वार्ड मेंबर का एक लड़का इस नर्स के साथ बलात्कार करता है, और इसके साथ बहुत ही क्रूर तरीके से पेश आता है, मतलब हिंसा करता है, वायलेशन। हाँ, मतलब उसके साथ बलात्कार और हिंसा दोनों करता है, मतलब उस नर्स के साथ वार्ड मेंबर, और वो नर्स अनाथ थी। मतलब ये अरोड़ा रामचंद्र शानबाग केस 2011 का है। मतलब इसमें हम देखेंगे इसके सारे प्रावधानों को, लेकिन
उस नर्स के साथ वो जो वार्ड मेंबर का लड़का होता है उसके साथ बलात्कार करता है और उसके साथ हिंसात्मक गतिविधियां करता है, और इसकी वजह से वो कामा में चली जाती है। हाँ हाँ, कामा में चली जाती है, मतलब वर्तमान में इसे बचने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। मतलब ठीक है, व्यक्ति जीता है, उसके अंदर सांसें जा रही हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, चुपचाप सोया है, उसके दिमाग, मतलब दिमाग दौड़ रहा है बस उसका, और कुछ नहीं कर सकता वो व्यक्ति। कामा की कंडीशन वो होती है। मतलब वो जो लेडी थी वो कामा में चली गई। इसे बोलते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम। और लेडी कामा में ही 10 साल रही, सोचो। मतलब कि क्या, और उसको बचाने के लिए डॉक्टर भी अब बोल चुके हैं कि जी नहीं, हम नहीं बता सकते अब। तो क्या उसका इस स्थिति में जीना सही होगा? कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है कोमा में है, वो बिल्कुल असाध्य रोग से भी पीड़ित है, और वो कोमा में है, ना कुछ बोल सकता है, ना कुछ खा सकता है, ना पी सकता है। वो केवल दवाइयों की वजह से जी रहा है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम की वजह से, जीवन रक्षक प्रणाली की वजह से जी रहा है वो। हाँ, जीवन रक्षक प्रणाली की वजह से जी रहा है, मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही जी रहा हो, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे पड़ा हुआ है। तो क्या उस व्यक्ति को दया मृत्यु नहीं दे सकती? ऑफकोर्स दी जा सकती है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लिखिए कि अरुड़ा रामचंद्र शानबाग केस 2011, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दया मृत्यु पे, एथनेसिया पे विस्तार पूर्वक विचार किया ना। हाँ, और इसके 2 रूप बताए, दया मृत्यु के 2 रूप। पहला एक्टिव एथनेसिया, मतलब सक्रिय दया मृत्यु, सक्रिय इच्छा मृत्यु, दया मृत्यु, ठीक है। एक्टिव एथनेसिया, ठीक। और एक पैसिव यूथेनेसिया, ठीक। निष्क्रिय दया मृत्यु, इसका अर्थ लिखो अब। इसका अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपने दम पर जीवित है, उसके द्वारा मांगे जाने पर मृत्यु प्रदान करना। और इसमें जीवन रक्षक प्रणाली हटा लेना, जिससे
व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। देखने से लग रहा है कि नहीं, सही नहीं है ना। हाँ, तो इसको न्यायालय क्या करता है? न्यायालय के द्वारा भारत में यह अवैध है। एक सेकंड ना, सॉरी, दिमाग में चल कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है ना। इसको सॉरी भाई, ये मतलब इसका अर्थ क्या है? किसी ऐसे व्यक्ति को अपने दम पर जीवित रहना, मतलब, और उसके द्वारा, मतलब कोई व्यक्ति है जो जी रहा है, अपने दम पे जी रहा है, और वो ऐसी मांग कर रहा है कि मुझे मृत्यु प्रदान की जाए, तो ऐसे में इसको, ये न्यायालय के अनुसार अवैध है, ये अवैध है, मतलब एक्टिव यूथनेसिया। इसको कुछ शर्तों के साथ दिया जा सकता है, कुछ शर्तों के साथ दिया जा सकता है। लेकिन ये क्या है? एक्टिव यूथनेसिया न्यायालय के द्वारा क्या है? बिल्कुल अवैध है। हाँ जी, लिखो इसमें जो शर्तें हैं निश्चित है मृत्यु के। लिखो अब इसकी क्या बिट्स हैं, इसकी क्या शर्तें हैं। लिखो आप शर्तें। शर्तों में क्या लिखोगे? आपकी परिवार या केयर टेकर की अनुमति जरूरी है। डॉक्टरों के पैनल द्वारा पुष्टि अनिवार्य है। और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के जज द्वारा या उसके बराबर की संस्था या उसके बराबर की संस्था द्वारा प्रमाणित किया जाना। मतलब कि जो निष्क्रिय दया मृत्यु है, मतलब इस पे कि किसी व्यक्ति के लाइफ सिस्टम को, मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा लेना, किसी व्यक्ति के जीवन रक्षक प्रणाली को हटा लेना, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे पड़ा हुआ है और डॉक्टर भी बोल चुके हैं उनको कि बस 2-4 दिन या 1 दिन या जब हो, मतलब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, और वो व्यक्ति बिल्कुल दर्द से पीड़ित है भी है, तो उसको अगर उसके परिवार वाले भी बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब आप मतलब इनको मतलब दया मृत्यु दे दो आप, और उसके बस डॉक्टरों के कहने से नहीं होगा, या तो आपको उच्च न्यायालय या तो आपको हाई कोर्ट के जज द्वारा या उसके किसी बराबर की संस्था द्वारा यह प्रमाणित करना होगा कि हाँ इनको यूथनेसिया हो रही है, देन हो सकती है। ठीक, हाँ।
मतलब एक जनहित याचिका दायर की गई थी इसमें 2018 में, 2018 में कॉमन काज। नामक संस्था की द्वारा, सॉरी यार, संस्था के द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुनः निष्क्रिय, एक्टिव नहीं, सक्रिय नहीं, निष्क्रिय रहे तो पैसिव यूथनेसिया को सही ठहराया। अतः अनुच्छेद 21 के तहत मानवीय गरिमा के साथ मरने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक, हाँ जी। इसके लिए एक और प्रावधान है लिविंग विल ना। कोई व्यक्ति अपने एक जीवन काल में कोई व्यक्ति लिविंग विल बना सकता है कि अगर वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे चला जाए, अगर कोई व्यक्ति लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जाता है तो वह वसीयत बना सकता है। मतलब व्यक्ति वसीयत बनाएगा, मतलब लिविंग विल की अगर वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जाता है, यदि वो कामा में चला जाए तो उसे मानवीय गरिमा पूर्ण जीवन के साथ, मतलब मानवीय गरिमा के पूर्ण तरीके से मरने दिया जाए। मतलब कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार लिविंग विल बना सकता है। ठीक, हाँ, मतलब लिविंग मतलब एक वसीयत बना सकता है। लिविंग विल इसको बोल सकते हैं कि वो लिविंग विल मतलब वो वसीयत बना सकता है कोई व्यक्ति की अगर मैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जाऊं, अगर मैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जाऊं तो मुझे गरिमा पूर्ण तरीके से मरने का अधिकार हो। हाँ जी, और वो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति केवल एक ही बार मतलब वो लिविंग विल बना सकता है, अपने जीवन काल में व्यक्ति एक से अधिक बार भी लिविंग विल बना सकता है। ठीक है, हाँ जी।
थैंक यू मित्रों, एंड अगेन थैंक यू सो मच। और मेरे एंड पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है डेफिनेटली मैं उनको धीरे धीरे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी तो वो कुछ दिन बाद नहीं आएगी, 2-4 दिन की और प्रॉब्लम है ना, उसके बाद नहीं आएगी। और आशा करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद आपको समझ में आ रहा हो। मैं भी आप अपना फीडबैक जरूर दें, एंड इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए भी आपको तहे दिल से धन्यवाद और थैंक यू सो मच। जय हिंद मित्रों।